डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब की कंबोडिया के हम मनसब से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात जारी रखने पर इत्तेफाक भी हुआ। कितनी अहम है ये मुलाकातें? नहीं, ये मुलाकातें तो बहुत आम है, लेकिन सफारती मार्ग पे जो भी हो रही हैं, जो रियासती हो रही है ना, इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ फिर आपकी मईशत है, फिर ये दहशतगर्दी है और सारे मामला ये आपस में इंटरलिंक्ड है सारे। जी। और लेकिन ये मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि जो सफारती महाज पे और जो अस्करी महाज पे और जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो मौजूद हैं अपनी जगह, वो जी। कांस्टेंट होते हैं हमेशा। ये डिप्लोमेसी भी कांस्टेंट है, या डिफेंस का मामला भी कांस्टेंट है। तो और अगली जंग मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं सर पे खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं। और अनरिजॉल्व यानी इस हमारे खत्ते के, और ये देखें ना, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये मामला भी रिजॉल्व नहीं हुआ, पानी का मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, ये तो अभी जंग है, एक तरह से जंग छिड़ी हुई है इंडिया ने। तो वो अपनी जगह मौजूद है। आज अजीत दोवल साहब की वो जो खोई हुई याददाश्त है इनके, काफी लोगों की काफी महीनों बाद आती है दोबारा कि हमने इतने दिनों में ये कर दिया था। कोई तस्वीर दिखाओ, अजीत दोवल कह रहे हैं, तस्वीर आप दिखाएं। हमने कब कहा है तस्वीर दिखाओ भाई? हमने तो कहा अभी गिरा दिए जहाज, तो आप दिखाएं तस्वीर। तो ये मतलब है कि आप उनकी तस्वीर दिखाएं, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की थी, तो तस्वीर दिखाएं। जी। तो वो जहाज वहाज जिनके ले गए होंगे उठा के, हमें क्या पता कहाँ गिरे इनके जहाज। और मतलब अब वो इतने दिनों के बाद, बहरहाल भी एक अटर नॉनसेंस वहां पे अजीत दोवल जो है वो मुकम्मल एक फेलियर की तरफ हो गया। और मैं इस बात को बिल्कुल मेरी असेसमेंट जो थी वो एक जमाने में बहुत ही रही है दलाई लामा के हवाले से, मैं 5-6 साल से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन उसी ट्रैप में ये दोबारा दलाई लामा ट्रैप में आके इन्होंने चाइना से लड़ने का फैसला किया। अब ये तीन दुश्मनों से लड़े हैं, या अगला इनका किससे होगा, क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको जरा सिर्फ इससे बिल्कुल एक यानी एक गैर मुतल्लिक आपको मैं अगर खबर यहाँ पे बताऊं, जी। तो मैं आपको ये 24 स्लाइड दिखा रहा हूँ ढाका ट्रिब्यून की। वहां के जो आर्मी चीफ हैं वो टर्की के, 24 स्लाइड ढाका ट्रिब्यून। जी। जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो सीनियर टर्किश जो वहां पे जो प्रोफेसर हालूक गौरगा जो हैं, जो कि टर्की के बड़े डिफेंस, उनका जो इंडस्ट्रियल सारा सिलसिला है टर्की का वो बड़ा जबरदस्त है, जो कि ड्रोन सिस्टम्स हो या एयरक्राफ्ट हो या इंटेल हो सारी। तो वो बांग्लादेश के साथ जो है वो टर्की के मामला जो है वो तय हो रहे हैं, ये जो है तो ये उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट है। दूसरी बात फिर उन्होंने, अगर मैं बांग्लादेश पोस्ट को देखूं, तो 25 तो उन्होंने फिर वहां पे जो है वो मुलाकात की है डॉक्टर यूनस के साथ भी। और ये टर्की और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो अब मईशत से बढ़ के बल्कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक लेवल पे चले गए हैं। जी। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस को देखें 26, तो वहां पे फिर प्रोफेसर ओलिया गोरन जो हैं, ये टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के, ये जो है ये इनकी मुलाकात जो है डॉक्टर यूनुस से हो रही है। तो सही। ये काफी मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट है। टर्की हमारा बरादर मुल्क है, बांग्लादेश हमारा जबरदस्त इस वक्त दोस्त मुल्क है। तो ये अब टर्की और बांग्लादेश के दरमियान जो डिफेंस के मामला तय पा रहे हैं, और बांग्लादेश जो है वो ये ध्यान में रखें कि इससे पहले सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात डॉक्टर यूनुस कर चुके हैं, फिर अब दलाई लामा का इशू इन्होंने छेड़ दिया है, फिर ये अभी जारी है छेड़ी हुई है। फिर पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी के वाकयात में बिल्कुल क्लियर हाथ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल एक लगता है कि वो एक जंग यहाँ पर इस खत्ते में भी किसी तरह पक रही है, मतलब उसको रोक नहीं पाएगा कोई भी। वो एक होता है ना कि हालात डेवलप हो रहे होते हैं कि वो बस किसी ऐसी तरफ ले जाएंगे जहां पर खुदा न खास्ता फिर जो है वो किसी हॉट वॉर की तरफ ना चले जाएं। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात मैं कह रहा था, देखें ये जो अब ये इसने जो नेतन्याहू ने जो बयान दिया है, वो बयान ये है, और ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रांस 24 को, 19, ये कह रहा है कि इसराइल रेडी टू निगोशिएट परमानेंट गजा सीज फायर। परमानेंट गजा सीज फायर के ऊपर अब ये फ्रांस से भी बात कर रहा है कि जी परमानेंट सीज फायर। तो परमानेंट सीज फायर का मतलब तो ये हो गया कि टू स्टेट सॉल्यूशन। जी। तो अब ये वो बात है जो कि कतर के लोग और यानी कतर और इजिप्ट, और मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इजिप्ट और चाइना के ताल्लुकात बहुत करीब आ गए हैं। ये या तो ये है, और आज एक मुल्क ने मैसेज दिया है, और उस मुल्क का जो मैसेज है वो इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ कि एक तो बड़े ये तो खुद भी बड़े जबरदस्त हैं, और दूसरा ये है कि ये जो है ये सऊदी अरेबिया के बहुत करीब हैं, जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं,
ये उनके फॉर्मर आर्मी चीफ भी रहे हैं। और अरब न्यूज अगर 18th हम दिखा सकें तो लेबनीज प्रेसिडेंट जो है इन्होंने रूल आउट कर दिया नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल। अच्छा, यानी पहला मुल्क है, जी। यानी मतलब बात हो रही थी कि लेबनान के साथ हो, लेबनान ये तो सबसे पहले लेबनान ने तो रूल आउट किया। और ये ध्यान में रखें कि हिजबुल्लाह मौजूद है, और हिजबुल्लाह के साथ इनके शुरू में ये था कि जी ये हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा, ये किया जाएगा हिजबुल्लाह के लोग, लेकिन आखिर में जाके जो लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रूल आउट कर दिया किसी भी किस्म के इसराइल के साथ अपनी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जंग है और ये जो है हमारे, हम तो वॉर में हैं, और इस वक्त जो है हमारी ये साउथ लेबनान की जो चौकी है यहाँ पर इसराइल बैठा हुआ है, और हम तो किसी भी वक्त, मतलब एक तरह से उन्होंने एक, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये मैसेज जो है ये बड़ा स्ट्रेट मैसेज गया है। दूसरी जो बात है जो बड़ी, मेरा ख्याल से जिसके लिए हम पहले भी तुर्किया को मुबारकबाद दे चुके हैं और दोबारा हम उनकी जो डिप्लोमेसी उसको मुबारकबाद देते हैं, आज वो तकरीब हुई और ये हुई सुलेमानिया में। अभी सुलेमानिया इराक में है, सही। और सुलेमानिया इराक के शुमाल का इलाका है, और शुमाल के सुलेमानिया से भी कोई 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर शुमाल में एक जगह पर जो है वो पीके के जो उनके अब्दुल्ला ओखलान या अब्दुल्ला ओचलान, जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करें, तो उन्होंने जो अपील की थी कि हम जंग टोटल हथियार डाल के तुर्की के सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो 30 वहां पर उनके जो जंगजू खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो वहां पे रिपोर्टर्स को कुछ लेके चले गए। और ये इराक में हुआ है, ये जहन में सही। रखें, ये इराक में हुआ है, ये सीरिया में नहीं हुआ। जी। सीरिया में तो ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं ना। सीरिया में तो एसडीएफ ऑलरेडी अहमद शरा के साथ, उनके साथ हिस्सा उनका बन चुकी है। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टर्की के साथ आज इन्होंने मुकम्मल तौर पे, अलामती तौर पे, टर्की में तो पीके के है ही नहीं, टर्की में तो कहाँ है पीके के, वो तो चुपके वहां पे दहशत गर्दी होती थी ना, तो ये इराक में इधर उधर सारे थे, तो इन्होंने आज अलामती तौर पे अपने हथियार जो है उनको जलाया, पब्लिक सही। में उसके सामने उन्होंने जाया किया। और ये वहां पर कैमरा मैन ले गए थे, रिपोर्टर्स ले गए थे, कुछ सियासतदान भी थे सुलेमानिया के इलाके में, इराक में, ये जो है इराकी कुर्दिस्तान का जो इलाका है वहां पे ये एक तकरीब हुई आज बाकायदा, और उसके बाद एक बाकायदा प्रोसेस का हिस्सा बन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जी। ये जो अहमद शरा है, ये अहमद शरा तो जाहिर है कि उनका एक बैकग्राउंड है, वो हम सबको पता है, नुसरा फ्रंट, और अभी पाबंदियां भी हटाई हैं सारा। अब्दुल्ला गुलान जो उनके साथ आए हैं ना, टर्की के साथ जो मुज़ाकरात जिनके हो गए हैं जी। जी। कामयाब, और अब वो टर्की का की सियासत का हिस्सा बन गया। पीके के लफ्ज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, अब हमें डीईएम का नाम इस्तेमाल करना है, जो उनको पॉलिटिकल पार्टी। तो डीईएम जो है, या जो उनके जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं, अब्दुल्ला ओचलान या अब्दुल्ला ओकलान जो कैद है 1999 से, ये इंतहाई मुखालिफ हैं इसराइल के, इंतहाई इसराइल मुखालिफ हैं और इंतहाई प्रो पैलेस्टीनियन है। और ये वहां पर जो है ये अहमद शरा की गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए हैं, और अहमद शरा जाहिर है कि वो सुनेंगे सऊदी अरेबिया की या सुनेंगे टर्की की, वो उनके ताल्लुकात जैसे भी, अमेरिका माने ना माने आगे पीछे, वो टर्क। अब ये जो मामला खराब हो रहा है ना बीच में नेतन्याहू वाला, जी। इसमें देखिए आज इन्होंने अल अरबिया ने भी ये कोट किया है कि भाई ये जो है ये परमानेंट सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ये 20 स्लाइड में कोट कर रहा हूं, ये अभी शाम को इन्होंने नेतन्याहू ने बात की इसराइल से, इसके वो निगोशिएट परमानेंट सीज फायर ड्यूरिंग 60 डेज, यानी 60 दिन की जंगबंदी करके तो फिर उसमें परमानेंट सीज फायर की तरफ मुज़ाकरात होंगे। यही तो बात हमास के लोग कह रहे हैं, यही तो बात अरब मुल्क कह रहे हैं, यही तो दुनिया बात कर रही है। लेकिन यह है कि इसके नतीजे में बदकिस्मती ये है कि वो वहां पर जब तक ऐलान नहीं होता, और मैं आपको बता रहा हूं अगर ये 24 घंटे 48 घंटे, ये पीर तक इस वीकेंड पे आना था, उस दिन फ्लाई कर जाना था रात को विदकॉफ ने, तो विदकॉफ डिले कर गया। अब अगर ये विदकॉफ को, क्योंकि शदीद प्यूटिन की तरफ से वो किसी सूरत अपने मामला का, तो या तो वो रहेगा अपनी जगह पे, स्टीव विदकॉफ रहेंगे, या वो रिजाइन कर जाएंगे, हट जाएंगे दरमियान में से, कि भाई मेरी तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिलेशन हैं, और मैं किसी सूरत ऐसे मामले में नहीं जाऊंगा कि जिसमें मेरी बात खराब हो। और किसी सूरत ट्रंप नहीं चाहेंगे कि स्टीव विदकॉफ को लूज करें। स्टीव विदकॉफ का हटने का मतलब ये है कि ट्रंप से आपकी परमानेंट जो है वो ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, और अरब ममालिक सबसे आपके जो है वो मसाद, जो उनके जो जो टिफनी के वालिद हैं, वो ठीक है मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं है जो कि स्टीव विदकॉफ की है। और उनकी इन्वेस्टमेंट्स, और इतने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है वहां पे, मुख्तलिफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेंटर्स में जो ट्रम्प करके गए थे, ये सारे के सारे अरब ममालिक के साथ जो बात हुई थी गजा के हवाले, उसमें तो बड़ा प्रेशर था कि गजा में कत्लेआम हो रहा है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं अरब ममालिक ने बड़ी कोशिश की, सऊदी अरेबिया ने, बाकी मुल्कों ने, तो और कतर ने, तो इजिप्ट ने। अब बात ये सारी कि अगर ये मामला खराब होता है बहुत तो कर शुक्रिया सके, डॉक्टर और साहब। अभी भी वो अगर रुक जाते हैं दोबारा और नेतन्याहू या कत्लेआम जारी रखता है, तो फिर ये पूरा चलता जाएगा।